बुलेटिन में मैं हूं विश्व मोहन और सबसे पहले आप सभी को ईद की मुबारकबाद। मीठी ईद की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिजनेस जगत की खबरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। टेस्ला और रॉकेट लॉन्च व्हीकल बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मैं उत्सुक हूं। हालांकि मुलाकात कब होगी इसे लेकर मस्क ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है। मस्क के भारत दौरे में फैक्ट्री लगाने और निवेश को लेकर क्या बड़े ऐलान कर सकते हैं और क्या बड़े ऐलान हो सकता है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस करने के एक महीने के भीतर खबरें आ रही हैं कि इलॉन मस्क जो टेस्ला सीईओ हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे इस महीने अप्रैल 22 के हफ्ते में। उसके बाद वो अनाउंस करेंगे कि टेस्ला के क्या प्लान है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। जाहिर सी बात है इलॉन मस्क चाहते हैं भारत में आना, टेस्ला चाहती है एक तेज़ी से बढ़ते भारतीय बाजार में आना और उसके लिए प्लान बने हैं और ये सब प्लान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद इलॉन मस्क अनाउंस करेंगे इन प्लान्स के बारे में। इलॉन मस्क पहले से ही $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट का प्लान कर रहा है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के लिए भारत में कई राज्यों में जगह तलाश रहा है। और अब आपको एक अपडेट दे दें कि अमेरिका में अनुमान से ज्यादा मार्च में महंगाई बढ़ने से कल अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट देखी और आज भी फ्यूचर्स जो डाउ फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स है, वहां पर नरमी ही दिख रही है। डाउ जोन्स कल 422 अंक गिरकर 38,461 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 और नैस्डैक में भी करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली। मार्च में यूएस सीपीआई में मंथली आधार पर 0.4% तो सालाना आधार पर 3.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस आंकड़े को देखने के बाद अब फेड से ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीदें लग रही थी कि जून में कटौती फेड की तरफ से की जा सकती है, वो अब काफी कम होती जा रही है। दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने तो इस साल ब्याज दरों में कटौती की जो 3 संभावनाएं थी उसे घटाकर अब 2 कर दिया है। साथ ही जून की बजाय अब उनको लगता है कि जुलाई में पहली कटौती होने की संभावना बन रही है। तो ये एक नेगेटिव खबर थी जिसका असर कल अमेरिकी बाजारों में दिखा। कल तेज गिरावट दिखी और फ्यूचर्स मार्केट पर भी आज यहां पर दबाव भी दिख रहा है। वहीं कल दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रहेंगे जानते हैं हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। के सामने अगर अनुमान रखें तो डॉलर टर्म्स में जो आय है उसमें 1.3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रुपी टर्म्स में 1.7% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। एबिट मार्जिन में हल्की बढ़त देखने का अनुमान है। 25% के आसपास ही आंकड़े रहेंगे। मुनाफा 2% बढ़ सकता है। क्रॉस करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.2% के पास रह सकती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2.5% भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो इस फ्रंट पर भी हम देखेंगे कि नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब नतीजों पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार देखना। पहले तो इस तिमाही छुट्टियां कम थी और बीएसएनएल की भी एक बड़ी डील लगी कंपनी के हाथ, जिसके चलते माना जा रहा है कि इनके आय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। बीएफएसआई सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने की उम्मीद है, वहाँ कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वहाँ से भी अच्छे ग्रोथ देखने का अनुमान है और जो न्यू डील्स हैं, नई डील हैं, उसका आंकड़ा भी इस बार मजबूत रह सकता है। तो ऑर्डर पाइपलाइन हम देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। ये तो बात हुई चौथी तिमाही की, लेकिन इस तिमाही में आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि FY25 के लिए, अब अगले साल के लिए कंपनी किस तरह की ऑर्डर पाइपलाइन देख रही है। एआई के फ्रंट पर क्या कुछ कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, हायरिंग और एट्रिशन के फ्रंट पर नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, इन सब आंकड़ों पर नज़र रहेगी। ओवरऑल अगर अभी के लिए बात करें तो टीसीएस से अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। स्टेबल क्वार्टर रह सकते हैं टीसीएस के लिए। चलिए, तो कल टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, क्या अनुमान है ये पूजा हमारी सहयोगी बता रही थी। चलिए अब आगे आपको एक और अपडेट दे दें कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी एम्फी ने बुधवार को यानी कल मार्च महीने के लिए म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े आंकड़े जारी किए थे। आंकड़ों के मुताबिक मार्च में ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में 16% की गिरावट देखी गई है। मार्च में ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड
में 22,633 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इक्विटी फंड में नेट इनफ्लो का ये लगातार 37वां महीना है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स से 94 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी हुई। 30 महीने में पहली बार स्मॉल कैप फंड से इस तरह की निकासी देखी गई। फरवरी में स्मॉल कैप फंड में करीब 2,922 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ था। पूरे वित्त वर्ष 2024 के दौरान स्मॉल कैप फंड्स में करीब 40,189 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। चलिए एक और अपडेट आपको दे दें कि टैक्स पेयर्स और टैक्स अथॉरिटी के फायदे के लिए सरकार केंद्रीय और राज्य के जीएसटी की ज्वाइंट ऑडिट कराने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से मिली इस खबर की पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी भव्या दुआ। बताएं। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए गवर्नमेंट जो फर्म्स और कॉरपोरेट्स पे ऑडिट्स करते हैं, जीएसटी ऑफिशियल्स जो सेंटर और स्टेट अभी तक अलग अलग कर रहा था, उसके लिए जॉइंट ऑडिट करने की नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। और ऐसा हमने सुना है अपने सूत्रों से कि ये नोटिफिकेशन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में जारी होगी। इसके तहत गवर्नमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स भी करेगी और इस सब के तहत जो सारे ऑडिट्स कंडक्ट होते हैं, जितने भी फर्म्स में जो कॉरपोरेट्स हैं और एमएनसीज हैं जो इंडिया से ऑपरेट कर रही हैं, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ईजी हो जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि कई बार सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जीएसटी के ऑफिशियल्स हैं वो सेम ही फर्म्स पे अलग अलग नोटिसेस जारी करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो कभी कभी डबल भी होने में दिखी है। तो इस चेंज के अनुसार जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में भी अमेंडमेंट लेके आएगा, उसके अनुसार जो सेंटर और स्टेट जीएसटी ऑफिशियल्स हैं उनको साथ में ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी जो भी टैक्स इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इन फर्म्स पे। और उसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा और दोनों ही टैक्स अथॉरिटीज़ और टैक्स पेयर्स के लिए ये लाभकारक होगा, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ भी आपस में एक दूसरे की मदद ले सकती हैं, स्टेट ऑफिशियल्स सेंट्रल ऑफिशियल्स की और सेंट्रल ऑफिशियल्स स्टेट ऑफिशियल्स की, और टैक्स पेयर्स को भी दो बार इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। शुक्रिया भव्या आपने ये पूरी डिटेल बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अपडेट आपको दे दे कि वित्त वर्ष 2024 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के प्रीमियम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन किस सेगमेंट में कैसी ग्रोथ रही है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने वित्त वर्ष 2024 के अंदर जो प्रीमियम ग्रोथ दर्ज की है वो 16.5% है। जो तमाम कंपनियों का जो प्रीमियम है 2,31,000 से बढ़कर 2,68,705 करोड़ हो गया है। अगर प्राइवेट इंश्योरर्स की बात करें तो वहाँ उनका जो प्रीमियम के अंदर ग्रोथ हुई है 17.5% की दर्ज की गई है। पीएसयू इंश्योरेंस सरकारी कंपनियां की जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रही है, 9% रही है। और जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो केवल हेल्थ का कारोबार करती है उनकी ग्रोथ 26% दर्ज की गई है। अगर लिस्टेड स्पेस की कंपनियों की बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 37,000 करोड़ तक पहुंचा है, 7.5% ग्रोथ के बाद। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का प्रीमियम 24,776 करोड़ पहुंचा है, 17.5% ग्रोथ के बाद। और स्टार हेल्थ का प्रीमियम है 15,251 करोड़ हुआ है, 17.75% की ग्रोथ के बाद। मार्च के महीने के अंदर न्यू इंडिया का प्रदर्शन एकदम फ्लैट रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 18% ग्रोथ और स्टार हेल्थ 17.5% ग्रोथ। मार्केट शेयर की बात करें तो पूरे वित्त वर्ष के बाद जो न्यू इंडिया का मार्केट शेयर है वो घटा है करीब 0.25% तक। उसके बाद अब न्यू इंडिया का मार्केट शेयर 12.78% है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मार्केट शेयर 8.5% है और स्टार हेल्थ का जो मार्केट शेयर है 5.25% है। पूरे जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर अब हो गया 31%। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर हो गया है 53%। और स्टार हेल्थ जो स्टैंड अलोन कंपनियां हैं जिसमें स्टार हेल्थ भी शामिल होती है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, उनमें अच्छी ग्रोथ दिखी और उनका जो मार्केट शेयर हो गया है 11.5%। तो जो प्रदर्शन रहा है पूरे नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का FY24 का वो उम्मीद से काफी बेहतर रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया अनुराग। आगे और बढ़ते हैं। एक और खबर आपको बता दें कि सरकार भारत को गैस ट्रेडिंग का हब बनाने की तैयारी कर रही है। भारत ग्लोबल कंपनियों को गैस स्टोरेज मुहैया कराएगा, इसके लिए टेंडर बुलाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी।
नई सरकार गैस सेक्टर के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ऐसे ही प्रस्ताव पर काम करने की शुरुआत कर दी है जिसके हिसाब से भारत को साउथ ईस्ट एशिया का गैस ट्रेडिंग हब के तौर पर स्थापित करने की योजना है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें कई इंपॉर्टेंट जो प्रपोजल्स हैं वो रखे गए हैं। शुरुआती प्रपोजल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो पेट्रोलियम सचिव ने यह कहा है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कि भारत के पास वो तमाम पोटेंशियल्स हैं जिसके दम पर वो गैस ट्रेडिंग हब के तौर पर स्थापित हो सकता है। मसलन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, LNG टर्मिनल्स हैं, गिरी गैसिफिकेशन फैसिलिटीज़ है, प्रस्तावित गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं एंड रिटेल नेटवर्क्स है। लिहाजा इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है और शुरुआती योजना ये है कि अगले 5 सालों के दौरान भारत को साउथ ईस्ट एशिया का जो गैस ट्रेडिंग हब है उसके तौर पर स्थापित किया जाएगा। हालांकि इस दिशा में गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ की जो भूमिका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है, क्योंकि शुरुआती प्रपोजल के हिसाब से सरकार की योजना ये है कि जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं उन्हें गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ रेंटल बेसिस पर मुहैया कराई जाएगी ताकि वो यहाँ पे गैस स्टोरेज करें और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में उसकी सप्लाई करें। ये इंपॉर्टेंट कदम है। लिहाजा गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम होने जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए ONGC, OIL और गेल जैसी कंपनियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो गैस स्टोरेज फैसिलिटीज स्थापित करें, उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें। इन कंपनियों ने एक टेंडर इनवाइट किया है ताकि जो टेक्निकल एडवाइजर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाए और फिर इस पर कदम आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि शुरुआती तौर पर 5 ऐसे लोकेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर गैस स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित किए जाएंगे और उसके बाद नई सरकार जो है जो हमें जानकारी मिल रही है गैस स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित करने के लिए ग्लोबल टेंडर इनवाइट करेगी। शुक्रिया प्रकाश पूरी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन अब एक अहम खबर आपको बता दें, कंज्यूमर्स के लिहाज से काफ़ी अहम खबर है। दालों की महंगाई रोकने के लिए सरकार कारोबारियों पर नकेल कसती जा रही है। इस मुद्दे पे कल उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव के साथ दलहन कारोबारी और दलहन कारोबार से जुड़े जितने संगठन हैं, चाहे वो मिलर्स के संगठन हो, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के संगठन हो और तमाम तरह के दलहन कारोबारियों के साथ बैठक हुई और सरकार का फोकस इस बार तुअर पर ज़्यादा था और सरकार ने कहा है कि हर शुक्रवार को दालों का स्टॉक कारोबारी बताएं। अगर उनके बताए गए, उनके घोषित किए गए स्टॉक से अगर ज़्यादा दालें मिलती हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार ने सप्लाई बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। म्यांमार में ज़्यादा उत्पादन होने के बाद भी दाम वहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर भी सरकार की नज़र है और सरकार ने कहा है कि जिन देशों ने MOU कर रखा है अगर वो अपने MOU से पीछे हटते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और MOU को रद्द किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो ये सरकार की कोशिश यही है कि कैसे देश में दलहन की सप्लाई बढ़ाई जाए और इसकी महंगाई को कम किया जाए। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके लिए कुछ अहम खबर हम लेकर आने वाले हैं। In association with State Bank of India, the banker to every Indian. स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। इचिना स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। No buck buck, non-stop धक धक, non-stop music,
ऑन सनराइज हिट्स रोज सुबह 8 से 10 सिर्फ जूम पर। ET Now स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में। टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से शाम 4 सिर्फ ET Now स्वदेश पर। बढ़ो देश के साथ। मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स रोज ET Now स्वदेश पर। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉगिन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ET Now स्वदेश पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपडेट आपको दे रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनावी बिगुल बज चुका है। देश के आम लोगों की तरह चुनाव के बाद नई सरकार से इंडस्ट्री को भी काफी उम्मीदें हैं। उद्योग जगत एक ओर जहां नई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्साहित है, वहीं उन्हें मौजूदा योजनाओं को जारी रहने की भी उम्मीद है। चुनाव का देश की इकोनॉमी पर असर और इंडस्ट्री की नई सरकार से क्या उम्मीद है, इन सभी पहलुओं पर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने CII के प्रेसिडेंट R दिनेश से खास बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। भारत में चुनाव शुरू होने वाले हैं जल्दी, और चुनाव सिर्फ डेमोक्रेसी को दिखाते नहीं है, ये दिखाते हैं कि कैसे भारत में पूरा का पूरा जो वातावरण है वो चुनाव से कई बार इम्पैक्ट हो जाता है। इकोनॉमी कई बार इम्पैक्ट होती है और कई बार नहीं होती है। पर क्या मायने हैं इकोनॉमी के लिए इन इलेक्शंस के, ये इस बारे में बातचीत करेंगे। CII के प्रेसिडेंट R दिनेश जी हमारे साथ। शुक्रिया सर हमसे जानकारी जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे, इलेक्शंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी को? क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी का? क्या बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करते? कैसे इम्पैक्ट करते हैं? इलेक्शन से मालूम हो रहा है कि अभी होने वाला है, तो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं जो बिजनेस के लिए। लेकिन जो इलेक्शन के समय डिसीजंस नहीं लेने वाले हैं गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट को, तो थोड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो वी आर नॉट एक्सेसिवली वरीड अबाउट द इलेक्शंस इन इटसेल्फ। सर शुरुआत करें, 100 दिन के प्लान, 100 डेज प्लान बना चुके हैं, मिनिस्ट्रीज बना रही हैं और जल्दी सब बना लेंगी। आपके अकॉर्डिंग आपने भी एक मैनिफेस्टो बनाया है या 100 डे प्लान बनाया है होगा, और क्या उसमें आपने इंक्लूड किया है? तो हमारा जो फोकस था कि ग्रोथ होने चाहिए अच्छी तरह, जो बड़ाई ग्रोथ अभी हुआ था उसका और उसके ज्यादा भी होने का है, और दूसरी तरफ से इंक्लूसिव ग्रोथ होने का है। तो उसमें तो हम स्पेसिफिक जो पॉइंट्स लाए हुए हैं, तो एक तो फोकस ऑन बिग टिकट रिफॉर्म्स, माने जो लैंड, लेबर एंड एग्रीकल्चर का सपोर्ट करने के लिए। उसके लिए अभी जो सेंटर जो किया है, तो स्टेट से कंसेंसस बनाने के लिए, जैसे GST का काउंसिल का एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाए तो इम्प्लीमेंटेशन में काफी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो एक पहला फोकस। दूसरा MSMEs का फिर सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए अभी जो ECGLS का स्कीम था, उसको एक फंड की तरह बना के नई रेटिंग बनाए, तो रेटिंग जो सूटेबल होता है MSMEs के लिए। दूसरा का जो उसका ग्रीन ट्रांजिशन का सपोर्ट करने के लिए एक फंड, तो 500 to 1000 करोड़ उस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा। और तीसरी तरह से डिजिटल ट्रांजिशन के लिए उसी तरह एक सपोर्ट बनाए, तो MSMEs के लिए ये बहुत मदद करेगा। उसके अलावा हमने जो एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव का बोल चुके थे कि जो सेक्टर्स लाइक लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए उसी तरह जैसे PLI हुआ था, उसी तरह एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान का बनाने के लिए। फाइनली फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, अभी 6% का एजुकेशन का और 3% का ज़्यादा हेल्थ केयर के लिए सपोर्ट करने के लिए।
और फाइनल पॉइंट कि विमेन एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाएंगे और स्किल डेवलपमेंट की सपोर्ट करने के लिए, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, उसकी सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। सर, इकोनॉमी कैसी करने जा रही है इस साल? एस्टिमेट्स क्या हैं आपके? फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हम हैं, तो कैसा आपका अनुमान है? चैलेंजेस क्या रहेंगे एंड बोथ हेडविंड टेलविंड क्या रहेंगे? तो हमने जो पहले देखा था कि 24-25 का ग्रोथ रेट 7.5% से ज़्यादा हो सकता है, और हमारा जो बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे हम करते हैं हमारा मेंबर्स के साथ, वो भी अभी आया था कि H2 ऑफ FY24 से H1 ऑफ FY25 से ग्रोथ ज़रूर होगा। तो बोथ फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस और हमारा मेंबर का सर्वे से अभी मालूम हो रहा है कि ग्रोथ 7.5% से ज़्यादा हो सकता है, उसे भी ज़्यादा हो सकता है 25 के लिए। हेडविंड्स देखें तो जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है ग्लोबल में, और जो वो सडन आता है वो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हम बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूर प्लानिंग करके रखने का। दूसरे के लिए दूसरा प्रॉब्लम है कि उसका इम्पैक्ट माने जियोपॉलिटिकल इश्यूज या जो इन्फ्लेशन अभी हो रहा है, तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस यदि चेंज हो जाएंगे तो हमारा इम्पैक्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दोनों ग्लोबल की तरह से देखना पड़ता है। इंडिया की तरफ देखें तो अभी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन हाउ डू वी मेक श्योर द मानसून यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला था कि सपोर्ट फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मेकिंग श्योर दैट द MSMEs एंड अदर सेक्टर्स आर सपोर्टेड, तो वो हमारा ये इंडिया में बहुत ज़्यादा जो अभी जो चैलेंज है वो कम। सर, लास्ट सवाल आपसे, आज 75,000 के अराउंड क्लोज हुआ है सेंसेक्स पहली बार। हाउ डू यू सी, कैसे देखते हैं आप 75,000 मार्क को? 1 लाख का पहुंच सकता है? और दूसरा कि आप कैसे इकोनॉमी कितना इसको इम्पैक्ट कर रही है सेंसेक्स को, ऐसा कैसे देखते हैं आप इसको? तो हम गेस नहीं कर सकते कब हो जाएगा 1 लाख का, लेकिन ऐसे देखेंगे तो द सेंसेक्स जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा जो सभी का 4% आया था हमारा एक इवेंट के लिए, तब उस समय उसने बोला था कि द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी अभी दिखा रहा है। तो हमारे मन में ग्रोथ अच्छी तरह हो जाए तो सेंसेक्स भी आगे बढ़ेगा, और ग्रोथ होने के लिए और प्रॉफिटेबल ग्रोथ होने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए। उसकी हमारा फोकस उसकी तरह होगा, और सेंसेक्स जरूर उसके साथ हो जाएगा, लेकिन सेंसेक्स फोकस नहीं कर रहे हैं हमें। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, लेकिन चलिए अब बात करते हैं ईद के जश्न की कि कैसे पूरे देश में ईद मनाया जा रहा है। आप सभी को ईद मुबारक। और पूरे देश में ईद का त्यौहार काफ़ी गर्मजोशी से मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में ईद की रौनक है। मस्जिदों में नमाज अता करने के बाद लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी। ये आप दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ हम आपको चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, मदुरई की तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। वो विंडो भी हम आपके सामने लाने वाले हैं जहां पर इन अलग अलग शहरों का नज़ारा आप देख सकते हैं कि ईद में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। लोग खुशियां, भाईचारा एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो लखनऊ, जयपुर, मदुरई की भी तस्वीरें आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 शहर की तस्वीरें ईद की आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। चंडीगढ़ हो या गुलाबी नगरी जयपुर, नवाबों की नगरी लखनऊ हो या दक्षिण का मदुरई, हर जगह ईद के रंगों की रौनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता में ईद के जश्न में शामिल हुई।
वहीं ईद के मौके पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए देश में अमन, शांति और तरक्की की दुआ की। ईद के मुबारक मौके पर मैं पूरे मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के दिन सबको गले लगने का दिन है, सब लोग मिलजुल कर ईद मनाएं, ईद की खुशियां सबके ज़िंदगी में आए और इस मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो, ये मुल्क आगे बढ़े। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आपने ईद के अलग अलग रंग देखे और नेताओं ने कैसे शुभकामनाएं दी, ये भी आपने देखा। अब हम आपको नवरात्रि के भी रंग दिखाते हैं। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। लोग मंदिर जाकर मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और छतरपुर मंदिर की है, जहां बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों में रौनक है। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में भीड़ है और माता की यहाँ पर पूजा की जा रही है और लोगों में नवरात्र को लेकर, चैत्र नवरात्रि को लेकर भी काफ़ी उत्साह है। और ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से मंदिर में कतार में लोग खड़े होकर माता के दर्शन के लिए खड़े हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ स्वदेश खबर को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।